हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथियों, फ्री में पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज की प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न प्यारे साथियों, बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकाल कर उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? N2 यानी नाइट्रोजन, H2 यानी हाइड्रोजन, NH3 यानी अमोनिया, कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। बताइए बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकालकर उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? Li यानी लिथियम, Ca यानी कैल्शियम, C कॉपर, Fe फेरस। तो आपको बताना है किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीनेबार किसका अयस्क है? जस्ता का, एल्युमिनियम का, Hg का, Ca का। तो सीनेबार किसका अयस्क है प्यारे साथियों? सीनेबार किसका अयस्क है? सीनेबार है Hg का अयस्क है। ठीक है, किसका अयस्क है? Hg का अयस्क है। आपको याद कर लेना है सीनेबार किसका अयस्क है? Hg यानी पारा का अयस्क है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है, या उपचयन कहलाता है, या अपचयन कहलाता है, या संक्षारण कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अगर ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो वो क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। आपको याद कर लेना। ठीक है, अपचयन कहलाएगा। ऑप्शन में बी जो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर कहता ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ है, ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम अपचयन कहेंगे। ठीक है, अपचयन कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? जस्तीकरण, इनोडीकरण, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिया गया है, बताना है कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है इनोडीकरण। क्या कहलाती है? इनोडीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों ध्यान से देखिएगा, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। तो ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? 6 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं? 6 अणु होते हैं। आपको याद कर लेना। ठीक है, और कार्बन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज में 6 अणु होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कहता है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? CH4, C3H6, C2H4, C3H8। कौन हो जाएगा प्यारे साथियों? कौन सा यौगिक जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो C2H4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C2H4 क्या है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद कर लेना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? 4 ऑप्शन दिया गया है, n² 2n², 3n², 4n²। बताइए किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है तो कौन सा सूत्र यहाँ पर लागू होगा? 2n²। कौन सा सूत्र? 2n²। ठीक है, इसी के माध्यम से हम पता करते हैं कि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, इसी सूत्र पर निकालते हैं। ठीक है, 2n²। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा प्यारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का था, डाइमिथाइल ईथर यानी C2H6O का IUPAC नाम क्या है? मिथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी प्रोपेन, एथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी मीथेन। तो डाइमिथाइल ईथर का IUPAC नाम क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। आपको याद कर लेना मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था? 7, 2, 3, 6। तो मेंडल ने मटर में 7 गुणों पर कार्य किया था। कितने गुणों पर? 7 गुणों पर कार्य किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है? एक हार्मोन है, या वसा है, या इंजाइम
एंजाइम है या कार्बोहाइड्रेट है? तो ऑक्सीन क्या है प्यारे साथियों? ऑक्सीन एक हार्मोन है। क्या है? ऑक्सीन एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है या संयोजन अभिक्रिया है या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है प्यारे साथियों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आपको याद कर लेना है। क्या याद करना है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल है। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, Na2CO3, TnH2O, CaOH का होल ट्वाइस, इनमें से कोई नहीं। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? Na2CO3 TnH2। क्या हो जाएगा? Na2CO3 TnH2। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा He परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 1 रहते हैं, 2 रहते हैं, 3 रहते हैं, 4 रहते हैं। तो He का परमाणु क्रमांक कितना है? 2 है। He का परमाणु क्रमांक 2 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए 1s2। क्या हो जाएगा? 1s2। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है प्यारे साथियों? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन में भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं, क्षरण कहलाते हैं, संक्षारण कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म को हम लोग क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। ठीक है, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे साथियों ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? संतरा है या टमाटर है, सिरका है या इमली है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है? टमाटर हो जाएगा। ठीक है, टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, संतरा में क्या पाया जाता है? संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में क्या पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल। और इमली में क्या पाया जाता है? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। ऑप्शन में बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? एल्युमिनियम, Na, AuFe। तो किस धातु का गलनांक सबसे कम है? Na। किस धातु का है? Na का है। ठीक है, ऑप्शन में बी जो हो जाएगा पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं या अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं? तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आप लोगों को याद कर लेना। ठीक है, आप लोगों को याद कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? कौन सा ऐसा धातु है जिसका दहन करने पर यानी जलाने पर चमकदार श्वेत के साथ संपन्न होता है यानी समाप्त होता है? फेरस है या एल्युमिनियम है या मैग्नीशियम है या कैल्शियम है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्यारा साथियों मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम को जलाने पर चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कर्मा कुंचन गति कहाँ पाई जाती है? मांसपेशियों में, आहार नली में, हृदय में, इनमें से सभी। तो कर्मा कुंचन गति कहाँ पाई जाती है? आहार नली में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आहार नली में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? वृक्ष के छाल में या पुराने जाइलम में या पुराने फ्लोएम में या जड़ों में? तो टैनिन मुख्यतः पाए जाते हैं वृक्ष
के छाल में। कहाँ पाए जाते हैं? वृक्ष के छाल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वृक्ष के छाल। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय का पेस मेकर कहते हैं, हृदय का पेस मेकर कहते हैं एस ए नोड को, एस बी नोड को, हिंस का बंडल को, पुरकिंजे तंतु को। ठीक है, तो हृदय का पेस मेकर कहते हैं एस ए नोड को। किसको कहते हैं? एस ए नोड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है 50 से 60 प्रति मिनट, 60 से 70 प्रति मिनट, 70 से 80 प्रति मिनट, 80 से 90 प्रति मिनट। तो एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है 60 से 70 प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है? थाइमस द्वारा या थायराइड द्वारा, एड्रीनल द्वारा या वृषण द्वारा। तो रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रीनल द्वारा। किसके द्वारा? एड्रीनल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा पादप हार्मोन जो है पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? ऑक्जीन है या साइटोकाइनिन है या एब्सिसिक अम्ल है या जिब्रेलिन है? तो पत्तियों के मुरझाने के लिए कौन सा पादप हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? एब्सिसिक अम्ल। किस हार्मोन का? एब्सिसिक अम्ल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? शिरा में होता है या रंध्र में होता है या मध्य शिरा में होता है या इनमें से कोई नहीं? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है प्यारे साथियों रंध्र में होता है। कहाँ होता है? रंध्र में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से या इनमें से कोई नहीं? तो पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यकृत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी पाई जाती है। कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कवक में कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूस्तारी, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? समजात अंगों का उदाहरण क्या हो जाएगा? हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मस्तिष्क में बनते हैं या न्यूरॉन में बनते हैं या मेरुरज्जु में बनते हैं या डेंड्रॉन में बनते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं प्यारे साथियों? तो मेरुरज्जु में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम के लिए। कहता है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है 80 mm, 100 mm, 120 mm, 130 mm। तो सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है प्यारे साथियों 80 mm। ठीक है, 80 mm होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। तो निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ जो हो जाएगा उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, कोई नहीं? तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। किसके द्वारा? फूलों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है? गुड़हल पुष्प, सरसों पुष्प, पपीता पुष्प, गुलाब पुष्प। एक लिंगी पुष्प कौन हो जाएगा? पपीता पुष्प। क्या हो जाएगा? पपीता पुष्प जो होता है एक लिंगी पुष्प होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, डबल स्मॉल टी, डबल कैपिटल टी। तो बौने पौधों को कौन दर्शाता है प्यारे साथियों? डबल स्मॉल टी। ठीक है, डबल स्मॉल टी। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, मेरुरज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पोन्स से, मेंडुला से। तो मेरुरज्जु निकलता है कहाँ से? निकलता है मेंडुला से निकलता है। आपको याद कर लेना है, मेंडुला से निकलता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रसरण के द्वारा होता है या विसरण के द्वारा होता है, अवशोषण के द्वारा होता है या रसारोहण के द्वारा होता है। तो एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सभी के लिए। तो मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, ये भी हो जाएगा, हृदय स्पंदन के लिए ये भी हो जाएगा, शारीरिक संतुलन के लिए ये भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सभी के लिए। ठीक है, सभी के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है प्यारे साथियों, निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है? निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है? H2CO, H2S, Mg। तो कौन ऑक्सीकारक हो जाएगा प्यारे साथियों? CO यहाँ पर ऑक्सीकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CO ऑक्सीकारक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। साथियों कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।